मंत्री बनने के बाद पहली बार एस जयशंकर जाएंगे इजराइल के दौरे पर। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर होगी उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर रविवार को किसानों का रेल रोको आंदोलन। रविवार से शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप। क्वालिफायर राउंड के पहले मैच में ओमान और पपुआ न्यू गिनी होंगे आमने सामने। राजस्थान के मंत्रिमंडल बदलावों पर दिल्ली में हुई बैठक। अशोक गहलोत समेत कई नेता रहे मौजूद। दिल्ली NCR में मौसम हुआ खुशनुमा। कई राज्यों में IMD ने जारी किया अलर्ट। गुजरात सरकार अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा करने वाले प्रत्येक आदिवासी को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। यह कहना है पर्यटन मंत्री पूर्णेश मोदी का। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी लोग सबरी माता के वंशज हैं। भगवान राम 14 साल के वनवास के दौरान सबरी माता से मिलने गए थे। अब उनके वंशज को अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बता दें, पर्यटन मंत्री ने आदिवासी बहुल डांग जिले में आर्थिक मदद देने की घोषणा की। वह सुबीर गांव में मौजूद शबरी धाम लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासियों को अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए सरकार 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता करेगी। वहीं पर्यटन मंत्री के इस ऐलान के बाद से राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के आदिवासी नेता तुषार चौधरी ने आरोप लगाया कि आदिवासियों के लिए भाजपा कुछ नहीं करती है, इसलिए चुनाव से पहले इस तरह के वादे किए जा रहे हैं। बता दें, राज्य में कुल 19% आदिवासी हैं और दोनों पार्टियों की नज़र इन पर रहती है। इसलिए भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में 24 में 4 आदिवासी मंत्रियों को जगह दी गई है। हालांकि आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ है। अब भाजपा की भी नज़र इसी वोट बैंक पर है। केरल के तिरुवनंतपुरम सहित कई जिलों में अचानक मौसम में बदलाव आया और जमकर बारिश हुई। इससे कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए और कुछ स्थानों पर भूस्खलन के चलते भारी नुकसान हुआ है। कोट्टयम और इडुक्की जिले की सीमा से लगे पहाड़ी इलाकों के कारण राज्य सरकार को बचाव कार्य के लिए सेना और वायुसेना की सहायता लेनी पड़ी। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि दोनों जिलों की सीमा से लगे पहाड़ी इलाकों में बचाव के लिए वायुसेना से मदद मांगी गई है, जहां भूस्खलन की खबरें आई हैं और कुछ परिवार अलग थलग पड़ गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि दोनों जिलों के अंतर्गत आने वाले 2 पहाड़ी इलाकों कुटिकल और पेरुवंतनम के आसपास भूस्खलन की सूचना मिली है और घटनाओं में कम से कम 10 लोगों के लापता होने की आशंका है। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने अपने जवानों को तैनात कर दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि Mi-17 और सारंग हेलीकॉप्टर पहले से ही स्टैंड बाय मोड में हैं। केरल में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए दक्षिणी वायु कमान के तहत सभी ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बता दें, लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए और लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सेहत में अब सुधार हो रहा है। उन्हें बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद बुधवार को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री को डेंगू की समस्या है। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर है। इससे पहले 89 वर्षीय कांग्रेस नेता कोरोना की चपेट में भी आ चुके हैं। मनमोहन सिंह की सेहत के बारे में बताते हुए एम्स अधिकारी ने बताया कि पूर्व PM की जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है। हमने उनका इलाज शुरू कर दिया है। अब उनकी प्लेटलेट्स काउंट भी लगातार बढ़ रही है। वे धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। पूर्व PM को अस्पताल के कार्डियो न्यूरो सेंटर के एक निजी वार्ड में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर नीतीश नाइक के नेतृत्व में हृदय रोग विशेषज्ञों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया शुक्रवार को मनमोहन सिंह का हालचाल जानने एम्स पहुंचे थे। हालांकि उनके दौरे पर विवाद भी खड़ा हो गया। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने मांडविया की आलोचना करते हुए कहा कि वे मेरे पिता के कमरे में फोटोग्राफर को लेकर गए, जबकि उन्हें इसके लिए मना किया गया था। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने कई बार फोटोग्राफर को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पोर्ट ब्लेयरो में भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रबंधन जनों को संबोधित करते हुए क्रांतिकारी वीर सावरकर को महान देशभक्त बताया। शाह ने कहा, मैं मानता हूं कि वीर सावरकर जैसी देशभक्ति
किसी अन्य नेता में नहीं थी। मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी राय नहीं बदली और समाज के विरोध का सामना करते हुए भी उन्हें खुले तौर पर पेश किया। उनका जैसा साहस था वह बहुत कम लोगों में होता है। शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि यह साल संकल्प लेने का है। हमारी पार्टी की स्थापना भारत को महान बनाने के लिए हुई है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सत्ता पाने के लिए राजनीति में आए हैं। हम विचारधारा से जुड़े हैं। हमारी विचारधारा महान भारत का निर्माण है। अगर हम हमारा जीवन देश के लिए जिए, हमारे जीवन की समस्त गतिविधियों को देश के साथ जोड़कर देखें और देश की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए हम गिलहरी की तरह योगदान करें, तो देश को महान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें, बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्रांतिकारी वीर सावरकर को लेकर दावा किया था कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने दया याचिका दायर की थी। उनके इस दावे के बाद देश भर में बहस छिड़ गई है। कांग्रेस समेत कई दलों के नेता राजनाथ सिंह के बयान को गलत बता रहे हैं। इसी बीच सावरकर की जीवनी लिखने वाले इतिहासकार डॉक्टर विक्रम संपत ने अपनी पुस्तक का हवाला देते हुए कई दावे पेश किए हैं। डॉक्टर संपत ने अपनी कविता सावरकर में लिखा है, 1920 में जब सावरकर जेल में बंद थे तब गांधी जी ने उन्हें दया याचिका दायर करने की सलाह दी थी। यही नहीं, दया याचिका के लिए केस भी खुद गांधी जी ने ही तैयार किया था। भारतीय रेल ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए नियमों को और सख्त किया जा रहा है। हाल ही में विजिलेंस सेल की ओर से किए औचक सुरक्षा निरीक्षण में बड़ी खामियां सामने आई। इसके बाद रेलवे में सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसे लेकर हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक ने देश भर में ट्रेन स्कॉटिंग को लेकर आरपीएसएफ के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने शनिवार को एक बार फिर बाहरी नागरिक की हत्या कर दी। आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बिहार के एक हॉकर को गोली मार दी, जिससे गंभीर स्थिति में श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मारे गए व्यक्ति का नाम अरविंद कुमार शाह था। वह बिहार के बांका जिले का रहने वाला था और रेहड़ी लगाकर पानीपुरी बेचता था। वहीं दूसरी घटना में आतंकवादियों ने शनिवार को ही पुलवामा में सागिर अहमद नाम के शख्स को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यूपी का रहने वाला सागिर कारपेंटर का काम करता था। पुलवामा के ही काकापोरा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला भी किया गया। घटना के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गया है और इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। बता दें, कश्मीर में 2 अक्टूबर से अब तक आतंकवादी 8 आम नागरिकों की हत्या कर चुके हैं। सिंधु बॉर्डर पर गांव चीमा के रहने वाले लखबीर की हत्या मामले में 4 आरोपी सरेंडर कर चुके हैं। शनिवार शाम को पुलिस के सामने भगवंत सिंह और गोविंद सिंह नाम के 2 निहंगों ने कुंडली बॉर्डर पर सरेंडर किया। सरेंडर से पहले दोनों ने डेरे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अरदास की। शनिवार शाम को सरेंडर करने वाले निहंगों को लेने के लिए सोनीपत पुलिस की एक टीम रात लगभग 8:30 बजे सिंधु बॉर्डर पर निहंगों के डेरे पर पहुंची और करीब 45 मिनट बाद दोनों को वहां से लेकर निकली। बता दें, सिंधु बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह हुई लखवीर सिंह की हत्या में अब तक कुल 4 निहंग सरेंडर कर चुके हैं। इनमें से सरबजीत सिंह ने हत्या के 15 घंटे बाद शुक्रवार शाम को ही सिंधु बॉर्डर पर सरेंडर कर दिया था, जबकि 3 निहंगों ने शनिवार को समर्पण किया। शनिवार को नारायण सिंह ने अमृतसर में और भगवंत सिंह और गोविंद सिंह ने सिंधु बॉर्डर पर कुंडली पुलिस के सामने सरेंडर किया। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की गई है। यह मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी की सीनियर नेता अंबिका सोनी की तरफ से की गई। इस बीच पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को कहा कि अध्यक्ष का चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा। सीडब्ल्यूसी और दूसरी बॉडीज के चुनाव की तारीख की घोषणा पार्टी के अधिवेशन के बाद की जाएगी। वहीं अंबिका सोनी ने मीटिंग में कहा कि सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। हालांकि यह उन पर निर्भर करता है कि वे क्या निर्णय लेते हैं। इससे पहले बैठक में मौजूद
अशोक गहलोत ने भी यह बात उठाई। उन्होंने कहा कि राहुल को कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए और बैठक में मौजूद सभी लोग इस बात का समर्थन करते हैं। दोनों नेताओं की बात सुनने के बाद राहुल ने कहा कि वे दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनने पर विचार करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सूची पुनरीक्षण अभियान 1 नवंबर से शुरू होगा। मतदान सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू होने के साथ ही प्रदेश में अधिकारियों के तबादले पर रोक लग जाएगी। आयोग की पूर्ण अनुमति के बगैर जिला अधिकारी से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे। यह रोक 5 जनवरी 2022 तक मतदान सूची के अंतिम प्रकाशन तक प्रभावी रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 1 नवंबर से प्रारंभ होगा। इसी के साथ ही डीएम से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारी और बूथ लेवल ऑफिसरों के तबादले पर रोक भी प्रभावित हो जाएगी। इस दौरान जिन अधिकारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे उनमें डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ जैसे अन्य अधिकारी शामिल होंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी अधिकारी का स्थानांतरण करने के लिए शासन को आयोग की पूर्ण अनुमति लेनी होगी। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसे अपनी संस्तुति के साथ आयोग को भेजेगी और आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद ही स्थानांतरण आदेश जारी किया जा सकेगा।